हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार शुक्ला फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, सेकंड प्रो ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू टीच हियर यू अबाउट जॉन्डिस। आखिर जॉन्डिस क्या है और कैसे हम पता करते हैं कि जॉन्डिस है किसी को, और उसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या केमिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं जिसके कारण जॉन्डिस होती है, कितने प्रकार की जॉन्डिस होती हैं। ये सब चीज़ें क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में चलते फिरते कोई भी टीचर आपसे जॉन्डिस के बारे में पूछ सकता है और वाइबा में तो पूछा ही जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन्डिस। चलो पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको स्लो लगे तो आप लिख सकते हैं, आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए, लेकिन आप नोट कर लीजिए और यही जाके आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में लिखाएंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो जॉन्डिस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल भाषा में क्या बताओगे? जॉन्डिस इज येलो विस पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि टिश्यू होगा उसमें, स्किन होगा, डीप टिश्यू होगा, यानी कि एलोबिस टिंट टू द बॉडी टिश्यू। इसमें स्किन या डीप टिश्यू होंगे। सबसे पहले जो आँख में दिखाई पड़ेगा 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जैसे बिलिरुबिन बढ़ती है, आपकी आँख क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। 4 से 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब होता है तो बॉडी भी क्या हो जाता है? पीला पड़ने लगता है। स्टूल तो पीला होगा है क्योंकि बिलिरुबिन आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी कंडीशन में हो सकता है कि स्टूल पीला ना आए, क्योंकि हो सकता है बिलिरुबिन ब्लॉक ही हो, आगे ही नहीं जा रही हो, इंटेस्टाइन में पहुंच ही नहीं रहा हो। तो उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो नॉर्मल बिलिरुबिन प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, हम ये अनकंजुगेटेड देखते हैं, यानी कि अभी ये एल्बुमिन से जुड़ा नहीं है, फ्री है बिलिरुबिन। तो अनकंजुगेटेड देखते हैं तो 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल बिलिरुबिन कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में। अगर ये ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, लगभग 3 गुना, देखो 3 गुना बढ़ जाए तो जॉन्डिस अपेयर होने लगती है, यानी कि हम कहते हैं उनको पीलिया हो गई, जॉन्डिस हो गई। ग्रेटर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है सर्टेन कंडीशन में, यानी कि बहुत ही ड्रेस्टिक कंडीशन हो जाएगा उसमें। इसका आखिर कॉज क्या होता है, जॉन्डिस क्यों होती है, तो और क्यों होती है, इसी के आधार पर 2 प्रकार की जॉन्डिस बांटी गई है। तो पहला है आरबीसी डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो गया है, आरबीसी ज़्यादा टूट रही है, यानी कि हीम ज़्यादा टूट रहा है, हीम ज़्यादा बन रहा है। हीम ज़्यादा बन रहा है तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, तो हीमोलाइटिक, इसे कहेंगे हीमोलाइटिक जॉन्डिस। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहेंगे। 2 प्रकार की जॉन्डिस हो गई, हीमोलाइटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर स्टेज के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार की जॉन्डिस होगी। एक प्री हिपैटिक, यानी कि लीवर से पहले, हिपैटिक यानी कि लीवर के स्टेज पे, और पोस्ट हिपैटिक यानी कि बियॉन्ड द लीवर। जब एक्युमुलेशन हो जाएगा बिलिरुबिन का तब ये 3 स्टेज होगा। स्टेज के अनुसार पे उसको भी अच्छे से हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस क्या है? इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाती है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रही है क्योंकि अभी ये लीवर तक बिलिरुबिन नहीं पहुंची है फिर से वापस। लीवर के बाद में क्या होता है? एल्बुमिन जुड़ जाती है, तो एल्बुमिन क्या होता है? कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन जाती है। तो पहले हीमोलाइटिक जॉन्डिस कब होगा? जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन किस में इंक्रीज होती है? हीमोलाइटिक जॉन्डिस में। वहीं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि रास्ता ही ब्लॉक हो गया, जैसे कि गाल स्टोन हो गया, गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो रास्ता बाइल जूस निकल ही नहीं पा रहा है। वैसे डैमेज टू हिपेटिक सेल क्या हो गई? डैमेज हो गई, उनमें स्वेलिंग हो गया, तो इसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा बाइल डक्ट का और बाइल निकल नहीं पाएगी, तो इस यानी कि इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगी, तो एक्सक्रीशन नहीं होगा सही से। वहीं पर तो क्या हो जाएगा? ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा बिलिरुबिन का। मोस्ट ऑफ द बिलिरुबिन इज कंजुगेटेड टाइप। अब ये ब्लड में जा रहा है तो ब्लड में जाएगा तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है? एल्बुमिन, और एल्बुमिन प्रेजेंट है तो उससे कर जाएगा बाइंड, और जैसे एल्बुमिन से बाइंड कर देगा वो कैसा हो जाएगा? कंजुगेटेड। तो ये कंजुगेटेड टाइप है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। अब एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं वांडेनबर्ग टेस्ट। इसे कहते हैं वांडेनबर्ग टेस्ट। इस टेस्ट टू मेजर कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड। ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन को नापता है ब्लड में। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कंजुगेटेड
कंजुगेटेड बिलिरुबिन वाला ज़्यादा है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है, और आप इससे डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि हीमोलाइटिक जॉन्डिस है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट जॉन्डिस टाइप, यानी कि टाइप 1 टाइप 2 को अलग कर देगा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को इससे हम पहचान सकते हैं। अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है तो क्या होगा, यानी कि वो ब्लड में पहुँच चुका होगा बिलिरुबिन, यानी कि क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बाइल जूस जा ही नहीं रहा है आपके इंटेस्टाइन में, और जा ही नहीं रहा है तो यूरोबिलिनोजन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, यूरोबिलिनोजन बन ही नहीं रहा है। और यूरोबिलिनोजन क्या होता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है आपके फीसस द्वारा या और यूरिन द्वारा। तो यूरोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन को बना तो एक्सक्रीट हो जाएगा वो। अगर यूरोबिलिनोजन नहीं बन रहा है यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, कहीं पर रास्ता ब्लॉक है, जूस आ नहीं रहा है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में आएगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा और तभी तो यूरोबिलिनोजन बनेगा, यूरोबिलिनोजन बनेगा तो एक्सक्रीशन हो जाएगा आराम से। तो वांडेनबर्ग टेस्ट क्या है, ये नॉर्मली क्या है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन नापता है ब्लड में, इसके कारण ये यूज्ड होता है टू डिफ्रेंशिएट हीमोलाइटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर कितनी प्रकार की स्टेज के अनुसार पे कितनी प्रकार की जॉन्डिस हो सकती हैं और उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ इंक्रीज होगा तो कौन सी जॉन्डिस होगी। देखो टेस्ट है ये, यहाँ पर इस कलर में टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर प्री हिपेटिक और हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, सेकंड में है हिपेटिक जॉन्डिस और थर्ड में है पोस्ट हिपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये 3 प्रकार की जॉन्डिस हो गई स्टेज के अनुसार पे। अभी आगे पढ़ेंगे स्टेज, आप समझ जाएंगे कि क्यों आखिर हमको उसको प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आप अभी समझ जाएंगे। पहले यहाँ पर देखिए कि क्या बढ़ जाता है क्या घट जाता है। अगर प्री हिपेटिक है यानी कि हीमोलाइटिक है, तो अब हीमोलाइटिक है, प्री हिपेटिक अभी लीवर में फिर से नहीं गया है और यानी कि कंजुगेशन नहीं हुआ है, यानी कि एल्बुमिन से जुड़ा नहीं है, तो क्या होगा, जो सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, लेकिन हिपेटिक जॉन्डिस में नहीं होगा और पोस्ट हिपेटिक में ज़्यादा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अनकंजुगेटेड होगा। तो और जो सीरम कंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो प्री हिपेटिक में कम होता है, यानी कि एब्सेंट होगा, और हिपेटिक जॉन्डिस में प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और पोस्ट हिपेटिक में तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन ही प्रेजेंट होती है, तो इसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। यूरोबिलिनोजन, यूरिन में जो यूरोबिलिनोजन आएगा वो प्री हिपेटिक और हीमोलाइटिक जॉन्डिस में, क्योंकि इंटेस्टाइन में पहुंच रहा था जूस, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, इसलिए यूरोबिलिनोजन बन रहा था जो यूरिन द्वारा एक्सक्रीट हो जा रहा था, तो यहाँ पर यूरोबिलिनोजन ज़्यादा होगा। वहीं पर हिपेटिक जॉन्डिस में हो भी सकता है ज़्यादा, नहीं भी, और पोस्ट हिपेटिक में यूरोबिलिनोजन नहीं होगा, इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो यूरिन में नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर हम लीवर फंक्शन टेस्ट देखें, अगर इसका हम लीवर फंक्शन टेस्ट करें तो सीरम में हम क्या नापेंगे, एलेनिन ट्रांसएमिनेज, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, एल्केलाइन फास्फेटेज और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज। तो ये जो होगा प्री हिपेटिक और हीमोलाइटिक जॉन्डिस में अभी लीवर में पहुंचा ही नहीं, तो सब क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि एलेनिन ट्रांसएमिनेज निगेटिव होगा, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज निगेटिव होगा, एल्केलाइन फास्फेटेज निगेटिव होगा, गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज निगेटिव होगा प्री हिपेटिक में, क्योंकि लीवर में पहुंचा ही नहीं, तो लीवर में पहुंचा ही नहीं तो कैसे इंक्रीज हो जाएगा, ये नहीं होगा। और उसके बाद में हिपेटिक जॉन्डिस में, यानी कि लीवर में पहुंच गया, तो जो एलेनिन ट्रांसएमिनेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज होता है उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन एल्केलाइन फास्फेटेज नहीं बढ़ता है और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज बढ़ जाता है। वहीं पर अगर पोस्ट हिपेटिक में देखें तो एलेनिन ट्रांसएमिनेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज नहीं बढ़ा दिखाई पड़ता है, वहीं पर एल्केलाइन फास्फेटेज ज़्यादा बढ़ा दिखाई पड़ता है और गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेज भी निगेटिव होता है, नहीं दिखाई पड़ता है। अगर कोगुलेशन टेस्ट या प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करें तो प्री हिपेटिक और हीमोलाइटिक जॉन्डिस में नॉर्मल आता है ये टेस्ट, यानी कि कोगुलेशन होता है, यानी कि भी ब्लड में नहीं पहुंचा है, ब्लड में जो है वो क्या है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है अभी, तो कोगुलेशन टेस्ट या प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट नॉर्मल आता है और इन दोनों में एबनॉर्मल आता है। हिपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में निगेटिव आता है, एबनॉर्मल कोगुलेशन टेस्ट या प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट आता है। अब देख लेते हैं कि आखिर इनको क्यों कहा गया प्री हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक और हिपेटिक। तो इसके लिए हमको मेटाबॉलिज्म में चलना होगा, हीम के ब्लड के मेटाबॉलिज्म में चलना होगा और उसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा।
पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद में अगला स्टेप समझेंगे। देखो ये पहला वाला क्या है, जो पहला है वो क्या है, प्री हिपेटिक, यानी कि अभी लीवर में नहीं पहुंचा। लीवर में, ये आपका लीवर है, मेरा भी हो सकता है यार, ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा ही हो, परेशान मत हो, मेरा भी हो सकता है। तो ये मुझको हो भी चुका है, पी लिया यार कभी। देखो तो ये अनकंजुगेटेड, अगर एल्बुमिन से नहीं जुड़ा, एल्बुमिन से नहीं जुड़ा तो इसके पहले, यानी कि एल्बुमिन से जुड़ जाएगा, अगर प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्बुमिन है उससे अगर जुड़ गया बिलिरुबिन, तो क्या हो जाता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन। और नहीं जुड़ा तो क्या हो जाएगा, अनकंजुगेटेड। अब देखो जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन में तुम्हारा एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस हुआ है, यानी कि स्प्लीन में तुम्हारी आरबीसीज क्या हो गई, टूटी। अब स्प्लीन में कचरा भरा, यानी कि हीमोग्लोबिन टूटा, सॉरी ब्लड मतलब जो आरबीसीज थी टूटी, आरबीसीज टूटेंगी तो उसमें फ्री हो जाएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तुम्हारी स्प्लीन में निकली, हीमोग्लोबिन तुम्हारा ग्लोबिन और हीम में टूट जाएगा, ग्लोबिन प्रोटीन है आगे चला जाएगा, और हीम तुम्हारा आयरन कंटेनिंग मेटाबॉलिज्म में जाएगा, हीम तुम्हारे आगे मेटाबॉलिज्म में जाएगा। हीम ऑक्सीजनेज की उपस्थिति में चेंज हो जाता है बिलीवर्डिन में, पहले चेंज होगा बिलीवर्डिन में, उसके बाद में चेंज हो जाएगा बिलीरुबिन में। और बिलीरुबिन जो ये बनी वो तुम्हारे क्या है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, यानी कि अभी एल्बुमिन से नहीं जुड़ी है। अगर इस कंडीशन में कोई दिक्कत हुई, यानी कि यहाँ अगर बिलीरुबिन इंक्रीज हो गई, यहाँ अगर बिलीरुबिन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो क्या कहेंगे, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा इंक्रीज हो गई, यानी कि क्या हो गया, प्री हिपेटिक जॉन्डिस हुआ, जिसे हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। अब ये कैसे, किसी भी तरीके से हो सकती है, या तो हीम ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी हाई हो जाए तो हीम ज़्यादा कन्वर्ट होगा बिलिरुबिन में, या तो स्प्लीन में आरबीसीज का हीमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो जाए, या फ्री हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हो, तो भी क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। इसे और यानी कि प्री हिपेटिक जॉन्डिस होगा, यानी कि अनकंजुगेटेड वाला जॉन्डिस होगा। अगर यहीं पर देखो दूसरा चीज़ लिखा हुआ है ब्लड, ब्लड है इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हुआ, यानी कि सेल्स के अंदर ही हीमोलिसिस हो गया, तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो गया, फ्री हीमोग्लोबिन आएगा, हेप्टोग्लोबिन, या हेप्टोग्लोबिन निकल जाएगा और चेंज हो जाएगा मेथमोग्लोबिन में, चेंज हो जाएगा, जो फ्री हीमोग्लोबिन था चेंज हो गया मेथमोग्लोबिन में। मेथमोग्लोबिन से ग्लोबिन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बचेगा हीम। हीम जो बचा, अब ये क्या है, वैस्कुलर ऑर्गन के अंदर है, यानी कि एक इंट्रावेस्कुलर है, तो जो हीम है वो हीमोपेक्सिन में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, हीमोपेक्सिन, हीमोपेक्सिन में चेंज हो जाएगा। हीमोपेक्सिन हीम, ये कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, हीमोपेक्सिन से क्या हो जाएगा, हीमोपेक्सिन हीम, हीमोपेक्सिन हीम एल्बुमिन या एल्बुमिन हीम, हीमोपेक्सिन हीम या एल्बुमिन हीम, और ये जाएगा लीवर में, कहाँ जाएगा, लीवर में। और लीवर में एक एंजाइम होती है यूडीपी, ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, एंजाइम होती है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर एंजाइम है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, ये चेंज कर देगी बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड में, यानी कि कंजुगेशन होने लगा, यहाँ पे कंजुगेशन हो गया, एल्बुमिन के साथ में जुड़ गई। तो देखो यहाँ एल्बुमिन लीवर में जाने से पहले, क्योंकि ब्लड में गया होगा, तो ब्लड में जैसे जाएगा वैसे ही एल्बुमिन जुड़ जाती है, यानी कि यहाँ पर एल्बुमिन जुड़ गया था, एल्बुमिन हीम, तो लीवर में पहुँचा, तो यानी कि कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन था। तो अगर लीवर यहाँ पर होगा तो उसे क्या कहते हैं, कंजुगेटेड हिपेटिक जॉन्डिस, अगर लीवर के लेवल पे इंक्रीज हो गया। अगर यूडीपी ग्लाइकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में बिलिरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड और उसके बाद में बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड बन गया, और एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, एक्सक्रीशन में जा रहा है, और एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है बाइल का, तो इसे क्या कहेंगे, पोस्ट हिपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि जो बाइल बना वो तुम्हारा निकल नहीं रहा इंटेस्टाइन में, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर हो गया है बाइल डक्ट का, या तो हिपेटिक स्वेलिंग हो गई है, हिपेटिक सेल डैमेज कर गई है, तो इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, जो बिलिरुबिन मोनोग्लूकोरोनाइड होता है वो रीगर्गिटेशन टू ब्लड इफ ब्लॉक, अगर रीगर्गिटेशन टू ब्लड हो जाता है, ब्लड में फिर से रीगर्गिटेट हो जाता है। तो ये चीज़ें थी आपके जॉन्डिस के लिहाज से, इसको आप समझे हैं, ऐसे जाके आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बनाना है और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा अच्छे से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं अगर आप, और
जुड़े रहिए हमको, क्योंकि लगातार इस चैनल पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो लगे रहिए और ये लाइक ज़रूर कर दीजिए यार, लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। धन्यवाद।